अगर कोई 10 साल का बच्चा है और उसे ये पक्का विश्वास दिला दिया जाए कि वो अपनी जिंदगी का बॉस खुद है, तो क्या होगा? शायद वो थोड़ा जिद्दी हो जाए। हाँ, वो तो है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही बताती है। अगर 20 साल बाद, यानी जब वो बच्चा 30 साल का होगा, तो उसके मोटापे का शिकार होने की संभावना नाटकीय रूप से कम हो जाती है। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक सोच का इतना बड़ा असर? बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि बचपन का एक छोटा सा विचार दशकों बाद किसी इंसान के शरीर का आकार कैसे तय कर सकता है? क्या कोई एक विचार सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? ये तो सच में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। हाँ यार, और इस गहन चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा आज का विषय है मनोविज्ञान का एक बेहद अहम कॉन्सेप्ट, जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का केंद्र कहा जाता है। सही कहा, ये टॉपिक बहुत ही गहरा है। और आज हमारे पास जानकारी के जो स्रोत है ना, उनमें एक विस्तृत विकिपीडिया लेख है, सर्कल्स ऑफ कंसर्न, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं, और लाइफ स्टोरीज नाम की एक बहुत बढ़िया रिसर्च शामिल है। हाँ, और इन सब के जरिए आज हम ये समझेंगे कि हमारी सफलता, हमारी ग्रेड्स या हमारी सेहत के पीछे किस्मत का हाथ होता है या हमारी अपनी सोच का। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो ये जानना है कि ये लोकस ऑफ कंट्रोल असल में काम कैसे करता है। मतलब क्या हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के खुद ड्राइवर हैं, या सिर्फ पैसेंजर सीट पर बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि गाड़ी बस किसी तरह सही जगह पहुंच जाए। ये ड्राइवर और पैसेंजर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। देखिए, ये कोई अमूर्त फिलॉसफी नहीं है। ये एक ऐसा मेंटल सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? मनोविज्ञान में इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जूलियन रॉटर नाम के रिसर्चर ने 1954 में दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने इसे बहुत ही सरल तरीके से 2 हिस्सों में बांटा, इंटरनल यानी आंतरिक नियंत्रण और एक्सटर्नल यानी बाहरी नियंत्रण। तो आंतरिक और बाहरी नियंत्रण में बुनियादी फर्क क्या है? बहुत सीधा सा फर्क है। जो आंतरिक नियंत्रण वाले लोग होते हैं, वो मानते हैं कि उनके एक्शंस, उनकी अपनी क्षमताएं ही उनके जीवन के परिणामों को तय करती हैं। मतलब ड्राइवर सीट पर वो खुद बैठे हैं। बिल्कुल, वे भाग्य या संयोग के भरोसे नहीं बैठते। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो एक्सटर्नल या बाहरी नियंत्रण वाले लोग होते हैं, वो हमेशा मानते हैं कि उनका जीवन किस्मत, भाग्य या बाहरी ताकतों द्वारा कंट्रोल हो रहा है। मतलब वो हमेशा पैसेंजर सीट पर बैठे होते हैं। अगर गाड़ी गड्ढे में गई तो बोलेंगे सड़क खराब थी। हाँ, और यही बात हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर डालती है। हमारे स्रोतों में एडलर द्वारा किए गए लाइफ स्टोरीज अध्ययन का जिक्र है। उन्होंने थेरेपी ले रहे 47 वयस्कों पर बहुत गहराई से काम किया। 47 वयस्क? तो उस रिसर्च में क्या निकल कर आया? उन्होंने देखा कि जिन लोगों के अंदर एजेंसी की भावना थी, यानी वही ड्राइवर वाली सोच कि मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूँ, उनका भविष्य का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही शानदार था। अरे वाह! लेकिन जब दिमाग ये मान लेता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो एक तरह की सीखी हुई लाचारी, जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, पैदा हो जाती है। इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब अंत में किस्मत ही सब तय करेगी, तो अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद की जाए, है ना? एकदम सही। और यही वो लाचारी की भावना है जो आगे चलकर डिप्रेशन या अवसाद का सबसे बड़ा कारण बनती है। का कितना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हाँ, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है, मतलब खुद को शर्मिंदगी से बचाने का तरीका। बिल्कुल। अब इस मनोवैज्ञानिक नींव को समझने के बाद ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में कैसे काम करता है। हाँ, थ्योरी से आगे बढ़ के इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखना जरूरी है। तो चलिए इसे उस जगह पर लागू करके देखते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, स्कूल और कॉलेज के क्लासरूम। ये वो अखाड़ा है जहां ग्रेड्स और मोटिवेशन को लेकर हर दिन संघर्ष होता है। बिल्कुल, क्लासरूम एक ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट है जहां इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल का अंतर शीशे की तरह साफ दिखाई देता है। वो कैसे? देखिए, जब भी एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो छात्रों के जवाब सुनकर ही उनका लोकस ऑफ कंट्रोल बताया जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण वाला छात्र हमेशा अपनी तैयारी का आकलन करेगा। अगर वो फेल होता है तो वो सोचेगा, मैंने उस एक टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ा था, अगली बार मुझे मेहनत करनी होगी। मतलब उसका फोकस पूरी तरह से समाधान पर होता है।
और इसके विपरीत जो बाहरी नियंत्रण वाले छात्र होते हैं वे तुरंत सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हाँ, वो कहेंगे कि टीचर को तो पढ़ाना ही नहीं आता या एग्जाम का पेपर ही गलत सेट किया गया था। और स्रोतों से ये भी पता चलता है कि ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, बल्कि ये आदत उनकी पूरी वर्क एथिक्स को दीमक की तरह खा जाती है। वे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल के शिकार हो जाते हैं। एकदम सही। टालमटोल कोई आलस्य नहीं है, ये दरअसल उसी लाचारी का एक रूप है। अच्छा, लाचारी कैसे? अगर किसी छात्र को लगता है कि उसे ग्रेड उसकी मेहनत से नहीं बल्कि टीचर के मूड या किस्मत से मिलने वाले हैं, तो वो पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन ही महसूस नहीं करेगा। हाँ, मतलब जब फल आपके हाथ में है ही नहीं तो पेड़ क्यों लगाना? बिल्कुल। 1970 और 1980 के दशक में कैसांड्रा बी वाइट नाम की रिसर्चर ने हाई रिस्क वाले कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक स्टडी की थी। तो स्टडी में क्या सामने आया? उन्होंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स में आंतरिक नियंत्रण था, उन्होंने ये मान लिया कि केवल उनकी खुद की कड़ी मेहनत ही उन्हें आगे ले जा सकती है, और नतीजतन उन्होंने उन छात्रों को बहुत पीछे छोड़ दिया जो किस्मत के भरोसे बैठे थे। ये तो होना ही था। और मजे की बात यह है कि इंट्रिंसिक यानी आंतरिक मोटिवेशन वाले स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि उसकी गहराई को समझने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, बताइए। अगर हम इस लॉजिक को हर जगह लागू कर दें तो क्या हम कभी भी सिस्टम की गलती को मानेंगे ही नहीं? मैं समझी नहीं, थोड़ा और बताइए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर आता है और कहता है कि पेपर सच में बहुत कठिन था। क्या हर बार ऐसा कहना भारी नियंत्रण का बहाना है? कई बार तो सच में एग्जामिनर बहुत क्रूर हो सकता है, पेपर सिलेबस के बाहर से आ सकता है। क्या हमेशा सिस्टम को दोष देना एक एक्सटर्नल रिफ्लेक्स ही है? ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है और इसे समझे बिना ये पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी। हाँ, क्योंकि हर बार खुद को दोष देना भी तो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड वीनर ने इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल तैयार किया था। उन्होंने कहा कि कारण सिर्फ इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं होते। तो और क्या होते हैं? उन्होंने इसके साथ एक और पहलू जोड़ा जिसे स्टेबिलिटी या स्थिरता कहा गया। स्टेबिलिटी, थोड़ा इसे आसान करके समझाइए। वीनर का कहना था कि कोई भी कारण स्थिर यानी जो कभी नहीं बदलता या अस्थिर यानी जो बदल सकता है हो सकता है। जैसे आपने कहा कि पेपर बहुत मुश्किल था। हाँ, तो मुश्किल पेपर एक एक्सटर्नल कारण है, लेकिन ये अस्थिर भी है। मतलब अगली बार का पेपर शायद आसान हो सकता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब लोग किसी कारण को स्थिर मान लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं तो बचपन से ही मैथ्स में कमज़ोर हूँ, तो ये कमी मेरे अंदर है यानी इंटरनल है। लेकिन मैंने दिमाग में ये फिक्स कर लिया है कि ये जन्मजात है और कभी बदलेगी नहीं। बिल्कुल। तो ये इंटरनल होने के बावजूद एक स्थिर या स्टेबल कारण बन गया। आपने बिल्कुल जड़ पकड़ ली। जब कोई छात्र सोचता है कि मुझ में तो टैलेंट ही नहीं है, तो वो कारण आंतरिक तो है, लेकिन फिर भी वो छात्र पूरी तरह से लाचार महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे बदल नहीं सकता। वाह। जबकि मेहनत या प्रयास भी एक आंतरिक कारण है, लेकिन ये अस्थिर है। आप आज कम मेहनत कर रहे हैं, कल ज्यादा कर सकते हैं। यार, ये सच में दिमाग के जाले साफ करने वाली बात है। सिर्फ अंदर देखना काफी नहीं है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि वो चीज मूवेबल है या नहीं। बिल्कुल, वीनर का मॉडल हमें यही सिखाता है। तो ये तो हो गई स्कूल और ग्रेड्स की बात, जहां ये मानसिकता एक अदृश्य स्क्रिप्ट की तरह काम करती है। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहती। हाँ, ये हमारे शरीर पर भी लागू होती है। एकदम। ये हमारे भौतिक शरीर, हमारी सेहत और हमारे फिटनेस रूटीन को भी पूरी तरह से बदल कर रख देती है। चलिए अब स्वास्थ्य और डाइट के पहलू को डिकोड करते हैं। सेहत के मामले में ये कॉन्सेप्ट इतना शक्तिशाली है कि केनेथ वॉल्स्टन नाम के रिसर्चर ने इसके लिए अलग ही टर्म बना दिया, जिसे हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, ये कैसे काम करता है? उन्होंने बताया कि जब बात हमारी सेहत की आती है तो लोग मोटे तौर पर 3 में से किसी एक चीज पर भरोसा करते हैं। पहला, आंतरिक कारक, जहां इंसान मानता है कि उसका रोज का खान-पान और जीवन शैली उसकी सेहत तय करता है। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरा, पावरफुल अदर्स, यानी शक्तिशाली लोग जैसे कि डॉक्टर। इसमें इंसान सोचता है कि उसकी सेहत पूरी तरह से डॉक्टर की दवाइयों के हाथ में है। मतलब डॉक्टर साहब जो कहेंगे वही होगा। हाँ, और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है किस्मत। किस्मत के भरोसे सेहत छोड़ना सबसे खतरनाक क्यों है?
मतलब अगर कोई सोचता है कि जब बीमारी आनी होगी तो आ जाएगी, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि मेडिकल फील्ड में ऐसे लोगों की मदद करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर कोई मरीज ये सोचता है कि उसकी सेहत सिर्फ भगवान या किस्मत के हाथ में है, तो वो डॉक्टर की सलाह का कभी पालन नहीं करेगा, वो अपना डाइट चार्ट फॉलो नहीं करेगा, वो रोज एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्योंकि उसे लगता है कि उसके छोटे छोटे प्रयासों का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, जो होना है वो तो होगा ही। ये सोच असल में एक बहुत ही साइलेंट किलर है। तो ये बिल्कुल जिम की मेंबरशिप लेने जैसा है। मतलब एक इंसान सोचता है कि रोज ट्रेडमिल पर पसीना बहाने से ही सिक्स पैक बनेंगे, और दूसरा सोचता है कि सिर्फ जिम के महंगे माहौल में सांस लेने से ही उसका वजन कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही मानसिकता होती है। और शायद इसीलिए वो 10 साल के बच्चे वाली रिसर्च इतनी मायने रखती है। मैंने शो की शुरुआत में जिसका जिक्र किया था, वो साइकोसोमैटिक मेडिसिन में छपी एक बहुत ही बड़ी स्टडी थी, जिसमें 7500 ब्रिटिश लोगों को ट्रैक किया गया था। हाँ, 7500 वयस्कों को ट्रैक करना कोई आम स्टडी नहीं थी। 20 सालों तक लोगों को ऑब्जर्व किया गया था। तो डेटा क्या कहता है? उन्होंने देखा कि जिन बच्चों में 10 साल की उम्र में आंतरिक नियंत्रण की भावना बहुत स्ट्रांग थी, जब वे 30 साल के वयस्क बने तो उनमें मोटापे या ओवरवेट होने की समस्या बहुत कम थी। अरे वाह! इतना ही नहीं, उनका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान भी बाकियों से काफी ज्यादा था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? क्या सिर्फ मैं बॉस हूं सोचने से शरीर पतला हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा रातों रात नहीं होता। ये 20 सालों में लिए गए हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। फैसलों का नतीजा? हाँ, जब एक आंतरिक नियंत्रण वाला इंसान लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनता है या जंक फूड की जगह कोई सेहतमंद चीज चुनता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी चॉइसेस के असर पर पूरा भरोसा होता है। ये तो उस कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह है जो दशकों तक चुपचाप काम करता रहता है। बिल्कुल। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट वाला पॉइंट बहुत ही लॉजिकल है। और इसी से जुड़ी एक और स्टडी है जिसे 2007 में कंज्यूमर रिसर्च में पब्लिश किया गया था, मार्टिन, वीर और परवान की स्टडी। हाँ, महिलाओं के वजन नियंत्रण पर वो बहुत ही खास स्टडी थी। उसमें यह देखा गया था कि विज्ञापनों में जो मॉडल्स होते हैं उनका महिलाओं के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ये सेल्फ रेफरेंसिंग से जुड़ा हुआ कुछ था ना? सही कहा। इस स्टडी में महिलाओं के वेट लोकस ऑफ कंट्रोल को मापा गया, यानी वो महिलाएं जो मानती थीं कि वजन उनके कंट्रोल में है और वो जो मानती थीं कि वजन उनके कंट्रोल से बाहर है। तो विज्ञापन देखने पर उनका रिएक्शन कैसा था? जब आंतरिक नियंत्रण वाली महिलाओं ने विज्ञापनों में बहुत पतले या स्लिम मॉडल्स को देखा तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उनके दिमाग ने सेल्फ रेफरेंसिंग की। सेल्फ रेफरेंसिंग मतलब उन्होंने खुद को उस मॉडल की जगह पर रखकर देखा। बिल्कुल। उन्होंने सोचा अगर मैं भी सही डाइट और वर्कआउट फॉलो करूं तो मैं भी ऐसी फिटनेस पा सकती हूं। लेकिन जो बाहरी नियंत्रण वाली महिलाएं थीं उनका रिएक्शन कैसा था? यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। बाहरी नियंत्रण वाली महिलाओं ने पतले मॉडल्स को देखकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अच्छा। हाँ, इसके बजाय उन्होंने बड़े आकार यानी प्लस साइज मॉडल्स वाले विज्ञापनों को तब ज्यादा पसंद किया जब विज्ञापन किसी ऐसे प्रोडक्ट का था जिससे वजन नहीं बढ़ता, जैसे कोई नॉन फैटनिंग स्नैक या पिल। मतलब वो अवचेतन रूप से ये मान रही थीं कि मेहनत उन्हें नहीं करनी है बल्कि उस जादुई प्रोडक्ट को करनी है। मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी, बस ये जादुई पिल मेरा वजन कम कर देगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वे जिम्मेदारी को अपने कंधों से उठाकर उस बाहरी प्रोडक्ट पर डाल देती हैं। और यहीं से जुआरी की भ्रांति या गैम्बलर्स फैलेसी का कॉन्सेप्ट भी जोता है। गैम्बलर्स फैलेसी, ये क्या है? रॉटर ने अपनी रिसर्च में पाया था कि आंतरिक नियंत्रण वाले लोग हमेशा सुरक्षित और कैलकुलेटेड दांव लगाते हैं, लेकिन बाहरी नियंत्रण वाले लोग बहुत ज्यादा जोखिम लेते हैं इस उम्मीद में कि अब तो मेरी किस्मत पलटने ही वाली है। यार, ये तो बिल्कुल उन लोगों की तरह है जो हर महीने एक नई फैट डाइट ट्राई करते हैं, कभी कीटो, कभी वीगन, कभी सिर्फ जूस पीना। हाँ बिल्कुल। वे एक स्थिर प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय बस उस एक जादुई लॉटरी टिकट की तलाश में रहते हैं। उनका दिमाग उनसे कहता है, पिछली 3 डाइट्स काम नहीं की, लेकिन ये वाली पक्का मेरी किस्मत बदल देगी। एकदम सही। वे निरंतरता की ताकत पर भरोसा नहीं करते, उन्हें बस चमत्कार चाहिए होता है। तो अभी तक की चर्चा सुनकर सुनने वालों को यही लगेगा कि आंतरिक नियंत्रण होना ही सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, एक सुपर पावर है। ऐसा लगता तो है।
मतलब अगर कोई सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है तो वो क्लास में टॉप करेगा, जिम जाएगा और लंबी उम्र जिएगा। लेकिन हमारे स्रोतों में एक रिसर्च ऐसी भी है जो इस पूरी थ्योरी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करती है। आप हेमोडायलिसिस के मरीजों पर हुई तकाकी की स्टडी की बात कर रहे हैं ना, 2006 वाली? हाँ, ये सच में मनोविज्ञान के सबसे बड़े ट्विस्ट्स में से एक है। बिल्कुल है। अभी तक हम कह रहे थे कि आंतरिक नियंत्रण वाले लोग अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन तकाकी और उनके साथियों के अध्ययन में पता चला कि जिन महिलाओं में आंतरिक नियंत्रण का स्तर बहुत अधिक था, वे चिकित्सा सलाह का पालन करने में पुरुषों की तुलना में कम आज्ञाकारी थीं। यही तो बात है जो मुझे समझ नहीं आई। मतलब अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से ये मानता है कि वो अपना बॉस खुद है, तो लॉजिक के हिसाब से तो उसे डॉक्टर की हर बात माननी चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। हाँ, बिल्कुल। फिर वो डॉक्टर के निर्देशों की धज्जियां क्यों उड़ा रहा है? क्या बहुत ज्यादा इंटरनल कंट्रोल होना भी कभी-कभी खतरनाक हो सकता है? देखिए, इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें एल्बर्ट बंडूरा के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे सेल्फ एफिकेसी या आत्म प्रभावकारिता कहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एफिकेसी में क्या अंतर है? ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये बहुत अलग है। लोकस ऑफ कंट्रोल ये विश्वास है कि मैं अपने जीवन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन सेल्फ एफिकेसी ये विश्वास है कि क्या मुझ में किसी खास काम को करने की क्षमता है। थोड़ा और साफ कीजिए सर। जैसे कि हो सकता है कि किसी का हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक हो, वो मानता है कि स्वास्थ्य उसके हाथ में है, लेकिन एक जटिल चिकित्सा नियम यानी ट्रीटमेंट रेजिमेन को हर दिन सही से करने में उसकी सेल्फ एफिकेसी कम हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उन महिलाओं को लगता था कि मैं बॉस हूं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन असलियत में उनके पास उस मुश्किल ट्रीटमेंट को रोज बिना चूके फॉलो करने की क्षमता या सेल्फ एफिकेसी नहीं थी। बिल्कुल, ये अति आत्मविश्वास और वास्तविक क्षमता के बीच का टकराव है। जब किसी का लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंटरनल होता है तो वो सोचता है, मैं अपने शरीर को सबसे बेहतर समझता हूँ, मुझे डॉक्टर की सख्त डाइट की क्या जरूरत है, और इसी चक्कर में वे अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही ट्रिकी स्थिति है। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से देखें तो तनाव इन दोनों के मिश्रण से बनता है। मान लीजिए किसी का बाहरी नियंत्रण बहुत ज्यादा है, वो सोचता है कि सब किस्मत के हाथ में है और उसकी सेल्फ एफिकेसी भी कम है, तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति बीमारियों और मनोवैज्ञानिक संकट के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। ये बहुत ही गहरी बात है यार। तो आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य सारांश क्या निकलता है? सारांश यही है कि नियंत्रण का केंद्र सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं है। हाँ, ये तय करता है कि हम स्कूल में कितनी मेहनत करते हैं, हम जिम जाते हैं या नहीं, और हम डॉक्टर की बात सुनते हैं या नहीं। बिल्कुल, और सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि वे अपनी अगली असफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, चाहे वो काम में हो या डाइट टूटने पर। सही कहा। क्या हम खुद से सवाल करेंगे कि हमने क्या गलती की, या हम तुरंत बाहरी बहाने ढूंढेंगे? आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे स्रोतों में से एक अंतिम उत्तेजक विचार मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बताइए। अभी तक हम मान रहे थे कि हमारी ये सोच हमारे अंदर से आती है या हमारी उम्र से तय होती है, लेकिन सिम्स और बाउमन नाम के रिसर्चर्स ने अमेरिका में प्राकृतिक आपदाओं, खासकर टॉर्नेडो या बॉन्डर को लेकर एक बहुत ही अजीब स्टडी की थी। ओ हाँ, वो स्टडी सच में आपके दिमाग के तार झकझोर देती है। उन्होंने अमेरिका के 2 अलग-अलग राज्यों, इलिनॉय और अलाबामा के लोगों की तुलना की थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि अलाबामा राज्य के लोग प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल या बाहरी नियंत्रण वाले थे। मतलब उनका मानना था कि बवंडर आना भगवान की मर्जी है या किस्मत का खेल है। बिल्कुल, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बिल्कुल उलट इलिनॉय के लोग अधिक इंटरनल नियंत्रण वाले थे। वो सोचते थे कि अगर बवंडर आ रहा है तो वो पहले से तैयारी कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। और इसका जो वास्तविक परिणाम सामने आया वो बहुत ही डरावना था, क्योंकि अलाबामा के लोगों की मानसिकता लाचारी वाली थी। उन्होंने बवंडर आने से पहले कम सावधानियां बरती। हाँ, और इसके कारण वहां मौतें कहीं ज्यादा हुई। ये बहुत ही दुखद है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे नियंत्रण की भावना सिर्फ हमारे माता पिता से आती है, या जिस भूगोल, समाज और मौसम में हम रहते हैं, क्या वो भी चुपचाप हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सुनने वालों के लिए आज का आखिरी विचार यही है, अगली बार जब आप किस्मत को दोष दें तो सोचिएगा कि कहीं ये आपके आसपास की हवा का असर तो नहीं है। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचते रहिए।